ये है सिनेमा का भविष्य, जहां सब कुछ जहरीला है। तो 2026 की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित फिल्मों में से एक यश की टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स अगले महीने 19 मार्च को आ रही है। माहौल तो अभी से ही गर्म है। हाँ, और आज 7 फरवरी है, तो मतलब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और बात सिर्फ 700 करोड़ के बजट की नहीं है, या उस रिकॉर्ड तोड़ डील की जो उन्होंने आंध्र तेलंगाना में की है। हाँ 120 करोड़ रुपए किसी भी नॉन तेलुगु फिल्म के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। लेकिन असली कहानी, असली तूफान तो 8 जनवरी को शुरू हुआ, यश के 40वें जन्मदिन पर। जब टीजर आया, क्या टीजर था वो! 24 घंटे में 200 मिलियन व्यूज। मतलब पागलपन था एक तरह का। बिल्कुल। लेकिन उन व्यूज के साथ एक और चीज उठी, और वो थी कंट्रोवर्सी। और मुझे लगता है आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट वही है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म के टीजर का मामला नहीं है। ये फिल्म, इसका नाम टॉक्सिक, इसका टीजर और इस पर जो बहस हो रही है, ये सब हमें बॉलीवुड में मर्दानगी मतलब मैस्कुलिनिटी के बदलते चेहरे और हम पर यानी ऑडियंस पर उसके असर के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, और हमारे पास इस पर कुछ एकेडमिक रिसर्च भी है, कुछ समीक्षकों की राय है और इंडस्ट्री की कुछ अंदरूनी खबरें भी हैं जो इस पूरी तस्वीर को और भी दिलचस्प बनाती हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं उस टीजर से जिसने ये आग लगाई। तो सीन था क्या आखिर? हाँ, बताइए। एक रिव्यू के हिसाब से जगह एक कब्रिस्तान है। ओके। एक कार क्रैश होती है और पता चलता है कि कार के अंदर एक कपल है। ओके। और वो लोग काफी इंटीमेट हो रहे हैं। अच्छा। उनकी मूवमेंट से कार हिलती है और उससे एक बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और फिर बूम, धमाके होने लगते हैं। अरे बाप रे! और फिर उस जलती हुई कार से यश का कैरेक्टर राया बाहर निकलता है, अपने कपड़े पहनता है, गुंडों पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है, स्टाइल से सिगार जलाता है और कहता है डैडी इज होम। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। इस टीजर पर हद से ज्यादा हिंसा, एक्सप्लिसिट कंटेंट और खास तौर पर उस महिला किरदार को एक चीज की तरह पेश करने मतलब ऑब्जेक्टिफिकेशन के आरोप लगे। और मजे की बात यह है कि इसकी डायरेक्टर गीतू मोहनदास है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा आयरनी है। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने कुछ साल पहले कसाबा जैसी फिल्म को महिला किरदारों के गलत चित्रण के लिए खुलकर क्रिटिसाइज किया था। और आज वो खुद उसी कटघरे में खड़ी हैं। बिल्कुल। उन्होंने जवाब भी दिया, पर बड़े घुमावदार तरीके से। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, हाँ मैंने भी देखा था, चिलिंग व्हाइल पीपल फिगर आउट फीमेल प्लेजर कंसेंट वगैरह वगैरह। हाँ मतलब एक तरह से वो कह रही थी कि मैं तो चिल कर रही हूँ, तुम लोग पहले ये बेसिक बातें तो समझ लो। बाद में उन्होंने उस एक्ट्रेस बीट्रीज बाख की तस्वीर पोस्ट करके लिखा, ये मेरी सिमेट्री गर्ल है। लेकिन ये तो ऐसा हो गया कि आपने आग लगा दी और फिर कह रहे हैं कि अरे धुएं के पीछे का गहरा मतलब समझो। सही बात है। और देखिए, ये बहस कोई अलग थलग तो है नहीं। अभी हाल ही में हमने कबीर सिंह और फिर एनिमल। हाँ, एनिमल को लेकर तो यही सब देखा है। एनिमल पर तो एक रिसर्च पेपर में बाकायदा विश्लेषण किया गया है कि कैसे उस फिल्म में हिंसा को कहानी का हीरो बना दिया गया और महिला किरदारों को पूरी तरह से मतलब हाशिए पर धकेल दिया गया था। हाँ, उनका काम बस हीरो की कहानी में एक मोहरा बनना था और कुछ नहीं। बिल्कुल। एनिमल और कबीर सिंह के बाद तो सच में ऐसा लगता है कि ये एक हिट फॉर्मूला बन गया है। एक ऐसा हीरो बनाओ जो हद से ज्यादा गुस्सैल हो, औरतों को कंट्रोल करे और दुनिया को अपनी मर्दानगी दिखाए। लेकिन मेरा मतलब है, क्या ये हमेशा से ऐसा था? बॉलीवुड का हीरो तो कभी रोमांटिक चॉकलेटी बॉय भी हुआ करता था। हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें एक दिलचस्प रिसर्च पेपर में मिलता है जिसका टाइटल है Is macho the in thing? Effects of the representation of masculinity in Bollywood cinema on youngsters. Is macho the in thing? हाँ, मतलब ये मैचो यानी मर्दानगी का रौब दिखाने वाला एटीट्यूड आया कहाँ से, ये पेपर उसकी पूरी यात्रा दिखाता है। अच्छा, मतलब हर दौर का हीरो उस दौर के समाज का आईना था। बिल्कुल। आप सोचिए 70 के दशक में अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन क्यों हिट हुआ? क्योंकि उस दौर में सिस्टम से गुस्सा था। हाँ, देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वो हीरो सबकी आवाज बन गया था।
फिर आया 90 का दशक, अक्षय कुमार, सलमान खान, गोविंदा। बीवी नंबर 1 याद आ गया मुझे। हाँ, बीवी नंबर 1 जैसी फिल्में जहां पत्नी को काबू में रखना या उसके साथ मजाक मजाक में दुर्व्यवहार करना कॉमेडी माना जाता था। वो दौर था जब उदारीकरण के बाद परिवार को बचाने पर जोर था और उस चक्कर में अक्सर औरतों को कंट्रोल करना जायज ठहरा दिया गया। हाँ, वो दौर जब गोविंदा का हर दूसरा गाना एक चेतावनी की तरह लगता था। और फिर 2000 के बाद 2000 के बाद ग्लोबलाइजेशन का असर दिखा। शाहरुख खान और ऋतिक रोशन जैसे हीरो आए, 6 पैक एब्स और परफेक्ट बॉडी के साथ। लेकिन कहानी अक्सर वही रही। हाँ, एक ताकतवर हीरो जो एक कमजोर लड़की को बचाता है। हीरो मॉडर्न हो गया, पर सोच काफी हद तक वही रही। लेकिन इस स्टडी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो इसके नतीजे हैं। एक मिनट, मतलब ये स्टडी कह रही है कि 300 लोगों के सर्वे में युवाओं ने माना कि वो असल में फिल्मों की नकल करते हैं। हाँ, मतलब हीरो को स्टाइल में सिगरेट पीते देखकर उन्हें भी सिगरेट पीने का मन करता है। क्या सच में इसका असर इतना सीधा होता है? देखिए, ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर असर होता है। शायद हर कोई जाकर सिगरेट नहीं पीता, लेकिन उनके दिमाग में हीरोइज्म की एक इमेज बन जाती है। अच्छा। एक रिस्पोंडेंट ने तो ये तक कहा कि वो अपनी असल जिंदगी को भी एक बॉलीवुड फिल्म की तरह इमेजिन करने लगते हैं, जहां वो हीरो हैं। ये दिखाता है कि पर्दे पर दिखाया गया हीरो बनना असल जिंदगी में कई लोगों के लिए एक सपना बन जाता है। पर कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एनिमल जैसी फिल्में बन रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात वो रिसर्च भी मानती है। टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन, शुभमंगल सावधान। हाँ, ये सामाजिक संदेश वाली फिल्में भी बनी हैं। और ये फिल्में उन मुद्दों पर बात करती हैं जिन पर बात करने से लोग कतराते हैं, और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हुई हैं। सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का हीरो बेचा जा रहा है, पर जो ज्यादा शोर मचाता है, जो ज्यादा विवाद खड़ा करता है, वो अक्सर यही टॉक्सिक मर्दानगी वाला हीरो होता है। और टॉक्सिक जैसी फिल्में तो ये तो सामाजिक संदेश वाली फिल्मों से बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही हैं। मतलब 600 करोड़ का बजट कोई सोशल मैसेज देने के लिए तो नहीं लगा रहा, बल्कि एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं दीक्षा शर्मा, उनका तो दावा है कि जो टीजर हमने देखा वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो फिल्म का हिस्सा ही नहीं है। उनका कहना है कि असली फिल्म 1000 गुना 10,000 गुना ज्यादा बोल्ड, डार्क, एडल्ट और महाविवादास्पद होगी। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या फिल्म मेकर्स अब जानबूझकर कंट्रोवर्सी को एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या टॉक्सिक कहानियां इसलिए बन रही हैं क्योंकि वो बिकती हैं? 600 करोड़ का बजट और 120 करोड़ रुपए की प्री रिलीज डील तो इसी तरफ इशारा करती हैं। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है ना। और ये दाव और भी बड़ा हो जाता है जब आपको पता चलता है कि 19 मार्च को इसकी टक्कर धुरंधर 2 द रिवेंज जैसी एक और बड़ी एक्शन फिल्म से होने वाली है। और फिल्म को लेकर जो दूसरी खबरें आ रही हैं वो भी इसी बड़े स्केल की तरफ इशारा करती हैं। कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं। हाँ, मैंने देखी। एक में यश लंबे बालों में है तो लोग डबल रोल का अंदाजा लगा रहे हैं। एक और तस्वीर में वो नयनतारा और हुमा कुरैशी के साथ दिखे। सुनने में आया है कि हुमा एक क्राइम फैमिली की मेंबर का रोल कर रही हैं। और एक्शन को तो ये लोग नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर जे पेरी को टीम में लिया है। ओह, जॉन विक वाले? हाँ, वही, जिन्होंने जॉन विक और फास्ट एंड फ्यूरियस में एक्शन डिजाइन किया है। तो साफ है, मेकर्स इसे सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक ग्लोबल इवेंट की तरह बना रहे हैं। इसमें हर वो मसाला है जो दर्शकों को थिएटर तक खींच लाए। एक बड़ा सुपरस्टार, जबरदस्त एक्शन और ढेर सारी कंट्रोवर्सी। बिल्कुल। तो इस पूरे माहौल में, इस शोर शराबे और हाइप के बीच एक फिल्म रिव्यू की क्या जगह बचती है? मतलब क्या एक समीक्षक की राय की कोई अहमियत है भी, जब एक टीजर को ही 200 मिलियन लोग देख चुके हों? अब आप उस दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं जहां आज पूरी मीडिया इंडस्ट्री जूझ रही है। एक दिलचस्प लेख के मुताबिक हम समीक्षा के अंत के युग में जी रहे हैं। एक मिनट, समीक्षा का अंत? मतलब अब रिव्यूज नहीं लिखे जाएंगे? शिकागो ट्रिब्यून जैसे बड़े बड़े अखबारों ने अपने फिल्म समीक्षकों को नौकरी से निकाल दिया है। निकाल दिया है? क्यों? क्योंकि लोगों को अब लंबे लंबे विश्लेषण की जगह टिकटॉक वीडियो चाहिए। जो भी अब उन समीक्षकों को प्रीमियर पर बुलाने से कतराते हैं जो खरी खोटी सुना सकते हैं। उनकी जगह इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं। हाँ, उन इन्फ्लुएंसर्स को तरजीह दी जाती है जो फिल्म के बारे में खुशी खुशी पोस्ट करें और एक पॉजिटिव माहौल बनाएं। लेकिन एक मिनट, इसमें हर्ज क्या है? एक इन्फ्लुएंसर बताता है कि फिल्म देखकर मजा आया या नहीं, पैसा वसूल है या नहीं, शायद आम दर्शक को बस इतना ही जानना है। नहीं, हर्ज है और बहुत बड़ा है। कैसे? देखिए, ये सिर्फ अच्छा या बुरा बताने की बात नहीं है। एक अनुभवी समीक्षक फिल्म को एक बड़े कैनवस पर रखकर देखता है।
वो उसे सिनेमा के इतिहास से जोड़ता है, समाज में चल रही बहसों से जोड़ता है। वो बताता है कि फिल्म क्या कहने की कोशिश कर रही है और अपने इरादे में कितनी कामयाब हुई। ये कला पर एक गहरी बातचीत शुरू करने जैसा है। और इन्फ्लुएंसर का काम उस बातचीत को शुरू करना नहीं, बल्कि प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। ज्यादातर मामलों में हाँ, जब एक इन्फ्लुएंसर सिर्फ ये बताता है कि उसे मजा आया या नहीं, तो बातचीत बहुत सतही रह जाती है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान उन फिल्मों को होता है जो मुश्किल विषयों पर बनी हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। वो फिल्में इस शोर में खो जाती हैं क्योंकि उन पर खुशी-खुशी पोस्ट करना मुश्किल होता है। तो हम एक ऐसे इको चैम्बर में फंस जाते हैं जहां सिर्फ बड़ी, लाउड, एक्शन से भरपूर इवेंट फिल्में ही कामयाब होती हैं। और सिनेमा एक कला के तौर पर कमजोर होता जाता है। तो मतलब तस्वीर ये बन रही है कि हमारे सामने एक ऐसी फिल्म है जिसका नाम ही टॉक्सिक है और जो रिलीज से पहले ही टॉक्सिसिटी पर एक नेशनल डिबेट छेड़ चुकी है। हमारे पास रिसर्च है जो बताती है कि पर्दे का हीरोइज्म असल जिंदगी पर, खासकर युवाओं पर सीधा असर डालता है। और हमारे पास एक ऐसा मीडिया का माहौल है जहां इन मुश्किल विषयों पर गहरी, नुआंस्ड बातचीत की जगह लगातार सिकुड़ती जा रही है। जहां विश्लेषण की जगह सिर्फ रिएक्शन ले रहे हैं और क्रिटिक की जगह इन्फ्लुएंसर ले रहा है। तो जाते जाते एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। फिल्म का सबटाइटल है अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, यानी बड़ों के लिए एक परी कथा। ये बड़ा दिलचस्प है। तो दर्शक होने के नाते हम अपने लिए कैसी परोक्ष कथाएं मांग रहे हैं? क्या हम वही कहानियां चाहते हैं जो हमें पहले से पता है, बस ज्यादा शोर और एक्शन के साथ? और जब कोई फिल्म रिलीज होने से पहले ही इतनी बड़ी बिजनेस सक्सेस बन जाए, तो हमें सुनाई जा रही कहानियों पर सवाल उठाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? फिल्म बनाने वाले की, उस समीक्षक की जिसकी आवाज अब शायद कोई सुन नहीं रहा, या फिर खुद हमारी?